गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं आज। जैसे कि प्रतिदिन हम आपके लिए एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें आपको गणित से संबंधित सवाल और टॉपिक समझाते हैं, तो उसी क्रम में आज भी एक वीडियो लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के जो भी दिशा निर्देश या उपाय सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं उनका कड़ाई से पालन करें और करवाएं। साथ के साथ अपनी पढ़ाई को करने के लिए जो यूपी सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे कि दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना, तो वो सभी लोग करें। सभी छात्र छात्राएं अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और उससे अपनी पढ़ाई करते रहें। और साथ के साथ जो वीडियो प्रतिदिन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली जाती हैं उन वीडियोस को रेगुलरली देखें आप। और कोई भी अगर परेशानी आती है आपको किसी सवाल को समझने में, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से उन सवालों को पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.2 पूरी करा दी है। हम आशा करते हैं कि आपको सभी सवाल बनाने आ गए होंगे। अब आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको फलनों का संयोजन और प्रतिलोम फलन के बारे में बताएंगे और उनसे संबंधित जो भी सवाल बनते हैं उन्हें कराएंगे। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज सबसे पहला टॉपिक है प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। तो जैसे हमने फलन पढ़ा है कि f(x) से y में कोई फलन है, उसकी भी कोई शर्त रखते हैं, परिभाषित करते हैं उसको। इसी तरीके से समुच्चय x से y में फलन f, x से y का प्रतिलोम फलन, जिसे हम f इनवर्स, ये f होगा तो ये f इनवर्स से प्रकट किया जाता है, केवल तभी परिभाषित किया जा सकता है जब फलन f एकाएकी और आच्छादक हो, यानी कि f बाइजेक्टिव होना चाहिए, जब ही हम f इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि f इनवर्स का प्रांत f का परिसर होगा और f इनवर्स का परिसर f का प्रांत। तो इसको समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोई समुच्चय है x और ये कोई समुच्चय है y, इसमें ये जो है फलन है f। तो यदि हमें f इनवर्स बनाना है तो इसको हम, ये x है ये y है, अब इससे इसमें एरो समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर x के अवयव y से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे y के अवयव x से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये कहा जाएगा f इनवर्स। यहाँ पर प्रांत x है और परिसर y के अंदर, यानी कि सह प्रांत y है। ऐसे यहाँ पर y प्रांत होगा और x सह प्रांत होगा, और जो भी इसके प्रतिबिंब बनेंगे y के अवयवों के, वो क्या कहलाएगा, f इनवर्स का परिसर कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से इसको ये भी ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि f x से y में है तो f इनवर्स y से x में होगा। ठीक है, परंतु ये जब भी संभव है जबकि f कैसा फलन हो, एकाएकी और आच्छादक हो, यानी कि 1 to 1 और ऑन टू हो, तभी हम कह सकते हैं कि f इनवर्स क्या आएगा, निकल के आएगा और f इनवर्स y से x में प्रतिलोम फलन बनेगा। समझ में आया। अब देखिए, इसके सवाल भी हम कराएंगे, क्योंकि पहले जब भी हमें f इनवर्स निकालना होगा तो हम सबसे पहले f को एकाएकी सिद्ध करेंगे, उसके बाद आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो हम कहेंगे कि f एक एकाएकी आच्छादी फलन है, इसी वजह से f इनवर्स इसमें होगा, तो f इनवर्स ये होगा। उससे सवाल करेंगे, सवाल समझाएंगे। इसके बाद है फलनों का संयोजन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों का संयोजन। तो इसकी परिभाषा यह है कि माना कि f
एक फलन है जो ए से बी में है और जी एक फलन है जो बी से सी में है, यानी कि ये दो फलन हैं, अर्थात ए के प्रत्येक अवयव का एफ प्रतिबिंब बी में है और बी के प्रत्येक अवयव का जी प्रतिबिंब सी में है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव के संगत सी में एक अवयव अवश्य होगा, क्योंकि ए का जुड़ाव बी से है और बी का जुड़ाव सी से है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रत्येक अवयव का एक कनेक्टिंग अवयव यानी कि जो जुड़ाव अवयव होगा वो हमेशा सी में होगा। इस प्रकार जी और एफ के संयोजन से ए और सी के मध्य एक नया फलन प्राप्त होगा। इस फलन को फलनों का संयोजन कहते हैं। जैसे समझिए कि ए है समुच्चय ए है, बी समुच्चय है और सी समुच्चय है। इसके अंदर एक्स अवयव है, इसके अंदर वाई अवयव है, इसके अंदर जेड अवयव है। ए से बी का फलन क्या है? एफ, यानी कि एक्स वाई से कनेक्ट है एफ के द्वारा और वाई जेड से कनेक्ट है जी द्वारा। यानी कि इसको लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं कि वाई बराबर कितना है? एफ एक्स है और जी वाई बराबर कितना है? जेड। ठीक है, ये तो रखेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई और जी वाई इक्वल टू जेड। यदि हम इस y के मान को इसके अंदर रख दें तो g ऑफ एफ एक्स बराबर जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको क्या लिखते हैं? इस बात को हम लिखते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स बराबर जेड, यानी कि x किसका अवयव है? x किसका अवयव है? a का, और z किसका अवयव है? c का। इसी तरीके से ये गॉफ a से c में बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये परिभाषा है, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके आगे का बताते हैं। देखिए अभी तक हमने आपको ये बता दिया है कि जब तीन समुच्चय होंगे ए बी सी और उनमें फलन होंगे दो, एफ ए से बी में और बी से सी में जी होगा, तब हम फलनों का संयोजन गॉफ ए से सी में बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कुछ बातें नोट करने वाली भी हैं जो हमने यहाँ लिखी है। एफ तथा जी के संयोजन के लिए आवश्यक है कि एफ का परिसर उप समुच्चय होना चाहिए जी के प्रांत के। अगर ये नहीं होगा तो संयोजन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये देखनी है हमको। दूसरी बात, सामान्य रूप से गॉफ और फॉग बराबर नहीं आते, यानी कि क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। परंतु यदि गॉफ और फॉग आई यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव के बराबर यदि आ जाता है तो एफ इनवर्स बराबर जी या जी इनवर्स बराबर एफ हम लिख सकते हैं। फलनों का संयोजन साहचर्य होता है, यानी कि साहचर्य नियम इसमें लागू होता है। साहचर्य नियम का मतलब यह है कि यदि तीन हमारे पास फलन है, एफ ए से बी में, जी बी से सी में और एच सी से बी में, तीन फलन है, तो एच ओ जी ओ एफ यानी कि जी ओ एफ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अगर हम पहले दो पे लगा दें तो भी उत्तर दोनों का समान आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो प्रतिलोम फलन और फलनों के संयोजन के बारे में बताई हमने आपको। अब इस पे जो सवाल आते हैं उनको हम करेंगे, तो आइए देखें कि इसके सवाल कैसे बनाए जाते हैं। देखिएगा और जो हमने पॉइंट लिखवाए उनको आप पॉज करके, पीछे पॉइंट लिखवाए थे उनको पॉज करके आप नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। तो देखिएगा, एक पॉइंट और रह गया, जब एफ फलन एकाएकी आच्छादी होता है तभी वह व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, जब इन्वर्टिबल फंक्शन होगा जब ही उसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा उदाहरण 15 है ये। इसमें दिया है कि माना कि एफ 2 3 4 5 के समुच्चय से 3 4 5 9 तक है और जी फलन 3 4 5 9 से 7 11 15 के समुच्चय में दो फलन हैं। इस प्रकार दिए गए हैं कि f2 का मान 3 है, f3 का मान 4 है, f4 का मान 5 है और 5 का भी मान 5 है, और g3 और g4 का मान 7 है और g5 और g9 का मान 11 है। तो हमसे क्या करवा रहे हैं? वो गॉफ को ज्ञात करवा रहे हैं। तो देखिए कैसे हल होगा ये। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिएगा, हमसे गॉफ निकलवा रहे हैं ना, गॉफ।
तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम ये लिखें कि एफ 2 3 4 5 के समुच्चय से 3 4 5 9, ठीक है, और जी 3 4 5 9 से किसमें है 7 11 के समुच्चय। तो हमने जो पहली बात आपको नोट कराई थी, हमने बताया था कि जब भी हमको गॉफ निकालना होगा तो गॉफ का जो गॉफ के लिए पहली कंडीशन लिखवाई थी हमने, उसको देखिए आप पीछे जाके। हमने बताया था आपको कि जो गॉफ का जो प्रांत होगा, जो गॉफ का प्रांत होगा वो एफ वाला ही प्रांत होगा, और जो परिसर आएगा वो किसमें आएगा, जी के परिसर से ही निकलेगा, ठीक है। यही तो बताया था, पहली कंडीशन यही थी। तो देखिएगा इसमें हम इसको बनाए गॉफ, तो गॉफ परिभाषित होगा 2 3 4 5 से सीधे किसमें 7 11 15। इस बात को हमने अभी डायग्रामेटिक भी समझाया था, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है गॉफ निकालने का। गॉफ पहला क्या है 2, ठीक है, गॉफ ऑफ 2 निकालेंगे, यानी कि जी ऑफ F2। F2 का मान कितना है, कितना दिया है F2 मान 3, G3 कितना आएगा निकल के बताइए, G3 का मान कितना है 7, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे गॉफ ऑफ 3, यानी कि जी ऑफ F3 कितना है, F3 कितना है 4 है, G4 कितना है, G4 है 7, ये भी 7 है, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे गॉफ ऑफ कितना 4, गॉफ ऑफ 4 के लिए जी ऑफ F4 करेंगे, जी ऑफ F4, ठीक है, और F4 का मान कितना है 5, तो जी ऑफ 5 हो गया, और जी ऑफ 5 कितना दिया है प्रश्न में 11। और ऐसे ही हम गॉफ ऑफ आखिरी के लिए यानी कि 5 के लिए निकालेंगे, तो जी ऑफ F5 हो गया, और F5 का मान कितना है, F5 का मान है 5, G5 हुआ, और G5 कितना है, G5 कितना है 11। तो गॉफ के सभी प्रांतों के अवयवों का हमने परिसर निकाल लिया है, जो कि आया है 7 7 11 11, 7 और 11, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको। देखिएगा, माना कि f फलन 2 3 4 5 के समुच्चय से 3 4 5 9 में, यानी कि f का प्रांत है ये और सप्रांत है ये है, ठीक है। ऐसे ही g दूसरा फलन है जिसका प्रांत है 3 4 5 9, और उसका जो सह प्रांत है जहाँ उसके हमें परिसर निकालेंगे तो वो है 7 11 15। दो फलन है, इस प्रकार दिए हुए हैं कि F2 का मान, यानी कि F2 का मान 3 है, F3 का मान 4 है, F4 का मान 5 है, और F5 का मान 5 है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही G3 और G4 का मान 7 है, और G5 और G9 का मान 11 है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, गॉफ को ज्ञात करना है। अब बात ये आती है कि गॉफ का प्रांत क्या होगा और सहप्रांत क्या होगा। तो हमने बताया था आपको कि यदि यहाँ समझा देते हैं, इसको बाद में मिटा देंगे। यदि यहाँ पे हम बनाएं और इसको A कह दें, इसको A कह दें, इसको B कह दें, इसको B और इसको C कह दें, तो ये A समुच्चय हो गया, ये B समुच्चय हुआ और ये C समुच्चय हुआ। A से B के अवयव F से जुड़े हुए हैं, ऐसे ना करें, चलिए X Y और Z। तो X से Y के जुड़ाव है F से, और Y से Z का जुड़ाव है G से। बताया था पिछले में, ठीक है, पीछे बताया था अभी। तो X अवयव Y से कनेक्ट हैं F फलन द्वारा, और ऐसे ही Y के Z से कनेक्ट हैं G फलन द्वारा। यानी कि यहाँ पर हम कहें कि X से Z का कनेक्शन होगा तो किस संबंध के, सॉरी किस फलन के द्वारा होगा, क्योंकि हम जानते हैं
कि y इक्वल टू एफ एक्स होता है और जी वाई इक्वल टू जेड होता है। तो यह रखेंगे तो g ऑफ एफ एक्स बराबर जेड, यानी कि जी ओ एफ एक्स से जेड, यानी कि x किसका अवयव है a का, x किसका अवयव है a का और z किसका अवयव है c का, यानी कि ये सीधे सीधे बनता है गॉफ कहाँ से a से c। तो बिल्कुल इसी तरीके से a से c, यानी कि ये निकल आया हमारा। a क्या है 2 3 4 5 और c क्या है 7 11 15। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे हमसे कहा क्या है कि हमें गॉफ निकालना है। गॉफ के प्रांत में अवयव है कितने 4, तो गॉफ 2 गॉफ 3 गॉफ 4 गॉफ 5 निकालना है। तो गॉफ 2 रखा हमने, g ऑफ f2 बनाया, ठीक है। g ऑफ f2 का मान कितना है 3, f2 का मान 3 रखा, तो g3 बनाओ, g3 का मान कितना है 7 आ गया। ऐसे गॉफ 3 निकाला तो f3 का मान कितना है 4, तो ये आ गया g4 और g4 का मान कितना है 7 आ गया। ऐसे गॉफ 4 भाई चौथे अवयव पे जाएंगे, तीसरे अवयव पे गए 4 है तो गॉफ 4 निकाला। गॉफ 4 का मतलब g ऑफ f4 कितना है f4 है 5, तो g5 बना, g5 का मान कितना है 11, ठीक है। ऐसे आगे बढ़े, अगले लास्ट जो निकालना है लास्ट अवयव कौन सा है 5, तो गॉफ ऑफ 5 यानी कि g ऑफ f5 का मान कितना है 5 है, f5 का मान कितना है 5 है, तो g5 बनाओ, g5 का मान कितना है 11। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है उदाहरण संख्या 16 है। यदि f r से r में तथा g भी r से r में फलन है, इस प्रकार दिए हुए हैं क्रमशः, यानी कि एफ एक्स बराबर cos x और जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो गॉफ और फॉग दोनों ही ज्ञात करने हैं और साथ के साथ हमें सिद्ध करना है कि गॉफ और फॉग बराबर नहीं है। चलिए देखिए, तो देखिएगा यहाँ पर f जो है r से r में है और g भी r से r में है, यानी कि हम अगर इस क्वेश्चन से तुलना करें तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जो प्रांत है f का वो भी r है, सह प्रांत भी r है, ऐसे g का भी प्रांत r है और सह प्रांत भी r है। यानी कि ABC अगर कहें a से b में और b से c में, तो ABC तीनों ही बराबर है r के बराबर, यानी कि गॉफ जो बनेगा, गॉफ जो आएगा वो भी r से r में ही आएगा और फॉग जो आएगा वो भी r से r में ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, पहली बात हो गई। अब यहाँ हमें गॉफ और फॉग के मान निकालने हैं। तो देखिए गॉफ का मतलब हो गया x लेंगे, ठीक है, ठीक। यहाँ पे हमने निकाला गॉफ ऑफ x यानी कि g ऑफ एफ एक्स, और g ऑफ एफ एक्स का मान कितना है cos x, तो g ऑफ cos x। अब थोड़ा समझिएगा कि मैंने एफ एक्स का मान cos x रख दिया, लेकिन हम g जो फलन की बात कर रहे हैं तो उसमें दिया हो गया जी एक्स बराबर 3 गुणा एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब है कि जो भी यहाँ संख्या आएगी, जो भी यहाँ पद आएगा उसका हम वर्ग करेंगे और उसमें 3 का गुणा करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर 4 होता तो 4 का वर्ग करने के बाद हम उसमें 3 का गुणा करते जब हमारा उत्तर आता। यहाँ पे अगर t भी होगा तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और गुणा 3। यहाँ पे अगर 5 होगा तो 5 का वर्ग गुणा 3। तो यहाँ पे क्या है cos x है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3 गुणा cos x का वर्ग, और cos x का वर्ग कितना होता है 3 cos स्क्वायर x। बात समझ में आई, क्लियर है। ऐसे अब निकालते हैं हम फॉग ऑफ x यानी कि f ऑफ gx का मान कितना है, gx का मान है 3x स्क्वायर। अब f को देखिए, f कह रहा है, f फलन ये कह रहा है कि f ऑफ x बराबर cos ऑफ x होता है, यानी कि यहाँ 5 होता तो cos 5 बनता, 10 होता cos 10 बनता, पाई होता तो cos पाई बनता, पाई बटे 2 होता तो cos पाई बटे, यानी कि x का मान बदलना है, बस हमें यहाँ पे x का मान बदलना है। तो यहाँ पे देखिए f के अंदर x का क्या है 3x स्क्वायर, यानी कि ये जो 3x स्क्वायर है उस पर हम cos चढ़ा देंगे, यानी कि cos 3x स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ से हम फॉग और गॉफ निकाल लिए हैं और हम ये देखते हैं कि 3 cos स्क्वायर x
बराबर नहीं है cos 3x स्क्वायर के, तो दोनों के मान अलग अलग आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि गॉफ बराबर नहीं है फॉग के। ये सिद्ध हो गया, ठीक है, ये सिद्ध हो गया कि गॉफ और फॉग इसमें बराबर नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला उदाहरण है उदाहरण संख्या 17, जिसमें दिया है कि यदि fx 3x + 4 बटे 5x - 7 द्वारा परिभाषित फलन f r - 7 बटे 5 यानी कि वास्तविक संख्याओं में से 7 बटे 5 निकाल दें से लेकर r - 3 बटे 5 तथा gx 7x + 4 बटे 5x - 3 द्वारा फलन g r - 3 बटे 5 से r - 7 बटे 5 प्रदत्त है, तो सिद्ध कीजिए कि फॉग IA आएगा और गॉफ IB आएगा। इस प्रकार की IA x बराबर x, जहाँ पर x a का होगा, और IB x बराबर x, जहाँ पर x b का होगा। a और b को भी इन्होंने परिभाषित कर दिया है। I और IB को क्रमशः समुच्चय a तथा b पर सत्मक फलन कहते हैं। तो इसमें हमको जो दिखाना है, शो करना है, प्रूव करना है, वो क्या करना है, तो समझ में आ रहा है? हाँ, तो सिद्ध कीजिए, ये देखो ये वाली लाइन, तो सिद्ध कीजिए कि फॉग इक्वल टू IA और गॉफ इक्वल टू IB हमें सिद्ध करना है। बस देखिएगा, और हमको दिया गया है यहाँ पर A बराबर क्या है, A बराबर दिया गया है ये r - 3 बटे 5 यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से 3 बटे 5 हम निकाल दें, और b बराबर क्या दिया गया है, r - 7 बटे 5। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि f b से a में है, b से a में है, और g किससे है, g a से b में है, a से b में। fx की परिभाषा दी हुई है, fx परिभाषित किया हुआ है शुरुआत में 3x + 4 बटे में कितना है, 5x - 7, और gx परिभाषित है, x में परिभाषित है 7x + 4 बटे में कितना, 5x - 3। ठीक है, ये यहाँ तक हमने जो सवाल में दिया था वो कर लिया। अब हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गॉफ या फॉग, निकालिए कुछ भी निकालिए, फॉग निकालते हैं। फॉग ऑफ एक्स का मतलब हो गया f ऑफ gx क्या है, gx का मान क्या है मेरा, ठीक है, gx का मान ये वाला वहां रख दें, तो ये बनता है f ऑफ f के अंदर क्या हो जाएगा, 7x + 4 बटे में 5x - 3। अब जब आप फलन f को देखेंगे, फलन f कहता है कि जो भी यहाँ प्रांत है उसको हम बराबर रखेंगे, तो 3 गुणा प्रांत + 4 बटे 5 गुणा प्रांत -7, यानी कि जो भी यहाँ पे f के अंदर है वैल्यू, वो इस तरीके से परिभाषित होगी। यानी कि इसको लिखें हम, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा जो भी अंदर था, यानी कि 7x + 4 बटे में 5x - 3। ठीक है, 3 गुणा ये हो गया +4 बटे में ऐसे ही 5x, यानी कि 5 गुणा 7x + 4 बटे में 5x - 3 -7। इसको यदि हल करें और ये x बराबर के आना चाहिए, तब हम उसे IA कहेंगे, क्योंकि दिया हुआ है कि IA x बराबर x होगा, जबकि x किसका हो, a का। ठीक है, और IB समझ में आ रहा है ना। तो देखिए आगे क्या करेंगे इसमें, तो इसको हल करते हैं। तो लासा यदि लेंगे तो 5x - 3 ही आएगा, 5x - 3, तो 3 का गुणा हो गया 7x + 4 में। ठीक है, ठीक है, 7x + 4 में, और 5x - 3 का 4 में हो गया, लासा लेने के बाद 5x - 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बटे में नीचे भी इतना ही आएगा लासा 5x - 3,
ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 5 गुणे में 7x प्लस 4 माइनस 7 5x माइनस 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं किया हमने। 5x माइनस 3 नीचे भी लासा लिया, ऊपर भी लासा लिया, तो 5x माइनस 3 का 4 में गुणा हो गया, यहाँ पे 7 में गुणा हो गया। ठीक है, यही लिखा है। अब इसको हल करेंगे तो ये सबसे पहले इसको खत्म करिए और इनको हल कीजिए। तो देखिए हल करेंगे तो 3 गुणा 7x कितना आएगा? 21x, बिल्कुल सही, 21x आया। प्लस का 12 प्लस का ये कितना आएगा? 20x और माइनस का 12 बटे में। यहाँ हल करें तो 35x प्लस का 20 माइनस का 35x और प्लस का 21। यहाँ तक कोई समस्या समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ से 12 से 12 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 21 प्लस 20 कितना हो गया? 41x बटे में। यहाँ 35 से 35 कट गया, 20 प्लस 21 41, 41 से 41 काट दिया, x आ गया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। फॉग ऑफ x बराबर कितना आ रहा है हमारा? फॉग ऑफ x बराबर कितना आ रहा है? जरा हम पीछे लौटते हैं। f ये है और g है, तो यहाँ से अगर हम परिभाषित करें, जगह नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ से हम परिभाषित करें तो फॉग को परिभाषित करते हैं तो फॉग देखिएगा एफ ओ जी। तो देखो जी का जो प्रांत है वो क्या है? ए। तो फॉग का प्रांत क्या होगा? ए से एफ का परसा, यानी कि ए से बी। ठीक है, ऐसे ही हम गॉफ में अगर बात करें तो गॉफ में ये बी से ए में बनेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? जो पीछे हमने बताया तो उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम देखें फॉग बराबर x आ रहा है, और क्योंकि फॉग बराबर x आ रहा है तो इसको हम आई भी कह सकते हैं ना, क्योंकि g का प्रांत क्या है? फॉग का प्रांत क्या है? ए। फॉग का प्रांत ए है, फॉग का प्रांत ए है। आगे फॉग बराबर आई। ऐसे ही आप दूसरा हल करते हैं, दूसरा करते हैं गॉफ ऑफ x g ऑफ fx करेंगे। अब fx का मान यानी कि ये वाला रखेंगे। fx का मान कितना है? g के अंदर आ जाएगा 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस 7। ऐसे ही बिल्कुल समान, बिल्कुल जैसा इसको हल किया ऐसे इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि जब f का मान इतना है और g हमारा परिभाषित है 7 गुणा x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3 की x ही है, ये पूरा पद रखेंगे हम। तो देखिए कैसे हल करेंगे। 7 गुणा 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस का 7। ठीक है, फिर कितना है भाई? प्लस 4 है ना, बटे में ऐसे ही नीचे है 5 3x प्लस 4 बटे में 5x माइनस का 7 और माइनस का। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर भी लासा 5x माइनस 7 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 7 गुणा 3x प्लस 4 प्लस 4 गुणा 5x माइनस 7। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है। अब देखिएगा बटे में यहाँ भी लासा कितना आएगा? 5x माइनस 7 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हल करें तो 5 का गुणा 3x प्लस 4 में हो जाएगा और माइनस 3 में 5x माइनस 7 का हो जाएगा। ये दोनों लासा समान है, कट जाएंगे। ठीक है, अब इनको हल करें तो देखो 21x प्लस का 28, फिर ये बनेगा कितना? 20x माइनस का 28 बटे, अब यहाँ हल करें तो 15x प्लस का 20 और माइनस का 15x प्लस का 21। इनको हल कीजिए आप। 28 से 28 कट गया, यहाँ 15x से 15x कट गया, तो ऊपर क्या बनता है? ऊपर बनता है 20 और 21 41x, और नीचे 20 प्लस 21 41। 41 से 21 कटने पर ये x आता है। लेकिन चूंकि हम गॉफ निकाल रहे हैं तो गॉफ का प्रांत क्या होगा? गॉफ का प्रांत होगा b, यानी कि ये बना आई बी। यहां से हम कह सकते हैं
कि गॉफ और फॉग दोनों ही आपस में बराबर। चलो ठीक है, इतना तो हमें करना भी नहीं है, इस सवाल में तो इतना ही है कि हमको ये फॉग बराबर आई है और गॉफ बराबर आई भी निकालना, तो जो हमने निकाल दिया है। हालांकि इस सवाल को थोड़ा और बढ़ा सकते थे, ये कह सकते थे कि इसमें हम एफ इनवर्स या जी इनवर्स निकालें, तो बहुत ही आसान तरीका होता कि गॉफ और फॉग दोनों तत्समक फलन बने हैं, तत्समक रूप में आ रहे हैं, यानी कि गॉफ और फॉग दोनों बराबर होंगे, और गॉफ और फॉग जब बराबर होते हैं तो g का इन्वर्स f होता है और f का इन्वर्स g, यानी कि f इन्वर्स इक्वल टू g कर देते तो f इन्वर्स का मान यहाँ से डायरेक्ट g वाला निकल आता है। ठीक है, चलो आगे प्रश्न कराते हैं, उसमें समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कीजिए। देखिए ये जो सवाल है इसमें दिया है कि मान लीजिए, ये उदाहरण संख्या 23 है, मान लीजिए कि एफ एन से वाई में कोई फलन है जिसमें एफ एक्स परिभाषित है 4x + 3 यानी 4x + 3, जहां वाई एक प्राकृत संख्या है जो इस शर्त को पूरी करती है कि y बराबर 4x + 3, जबकि x भी एक प्राकृत संख्या है। सिद्ध करें कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, इनवर्स फलन हमें ज्ञात करना है। तो हमने जो चीज़ बताई थी आपको कि यदि हमें कहीं भी f को इन्वर्टिबल दिखाना होगा, यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन दिखाना होगा, तो हम वहाँ पर f को एकाएकी और आच्छादक दिखाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल होगा तो f इन्वर्स निकल सकता है। तो इसके दो तरीके हैं करने के, हम दोनों तरीकों से करके दिखाएंगे आपको, और ये आज का आखिरी सवाल है इस वीडियो का। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा दोनों तरीकों से कैसे किया जाता है। तो पहला मेथड, मेथड 1। ठीक है, देखिए तो हमने बताया था कि व्युत्क्रमणीय फलन जब ही होगा जबकि f एकाएकी हो और आच्छादक हो। ठीक है, तो पहले उसको सिद्ध करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर f n से y में है और f x बराबर कितना है 4x + 3। यदि x1, x2 लिए हमने किसके n के प्रांत के, इस प्रकार इसलिए एक्सरसाइज में करके आए ये चीज हम, इस प्रकार की fx1 बराबर fx2 है, तो fx1 का मान कितना होगा 4x + 1 + 3 और fx2 का मान होगा 4x2 + 3। 3 से 3 हम काट दें तो ये बचता है 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 काटा एक बार, तो ये बनता है x1 बराबर x2। fx1 बराबर fx2 लेने पर x1 बराबर x2 आ रहा है, यानी कि f एकाएकी 1 to 1 है, एकाएकी। ठीक है, अब आच्छादक के लिए देखेंगे पुनः y जो कि किसका होगा कैपिटल Y का, के लिए y बराबर fx और fx का मान कितना 4x + 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा y - 3/4। ठीक है, अब fx यानी कि f ऑफ x का मान रखें y - 3/4 और इसको हल करें तो ये बनता है f ऑफ y - 3/4 का मान ऐसे निकालें 4 × y - 3/4। ठीक है, प्लस का 3, तो देखो 4 से 4 कट गया, ये आया y - 3 + 3 और 3 से 3 गया y, यानी कि ये आ रहा है fx बराबर y। तो इसका निष्कर्ष निकला कि सभी y जो कि n में होंगे के लिए x, सभी y जो कि y में होंगे के लिए सभी x n के आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर इसको f को आच्छादक भी कह सकते हैं, f आच्छादक है। ठीक है, अतः
एफ आच्छादित सॉरी एकाएकी आच्छादित फलन है। ठीक है, एकाएकी आच्छादी फलन है। हमने समझाया था कि कोई भी फलन यदि एकाएकी आच्छादी होगा तो वह व्युत्क्रमणीय फलन भी होगा। अतः एफ व्युत्क्रमणीय फलन भी है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए इसमें हमको एफ इनवर्स यानी कि प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स होगा क्योंकि व्युत्क्रमणीय फलन है तो एफ इनवर्स होगा। अब इसके लिए हमें एफ इनवर्स निकालना है तो हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है एफ एक्स। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा एफ इनवर्स y। ठीक है, x का मान क्या है y के पदों में जो निकाला वो हम रख देंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स y बराबर x का मान हमने निकाला था अभी ये हम यहाँ रख देंगे तो y माइनस 3/4। ठीक है, एफ इनवर्स y का मान हमारा आ चुका है y माइनस 3/4। ठीक है, समझ में आया। दूसरा मेथड भी समझाते हैं, दूसरा मेथड कैसे करेंगे हम। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हमने एकाएकी दिखाया, फिर आच्छादित दिखाया। अतः एफ एकाएकी आच्छादी फलन है, इसीलिए व्युत्क्रमणीय फलन होगा। और व्युत्क्रमणीय फलन होगा तो हम जानते हैं कि y बराबर एफ एक्स होता है तो x बराबर एफ इनवर्स y। x का मान जो हमने निकाला था वो रख दिया तो एफ इनवर्स y बराबर y माइनस 3/4। तो यहाँ तक तो ये पहला मेथड है। ठीक है, अब दूसरा मेथड समझाते हैं आपको। देखिएगा दूसरा मेथड कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसको लेंगे। यहाँ पर f n से y में एक फलन है और परिभाषा है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3। पुनः g फलन हम अपनी तरफ से मानेंगे। पुनः कि एक g फलन है जो कि y से n में है और gy बराबर है कितना होगा gy बराबर y माइनस 3/4 अपनी तरफ से हमें परिभाषित किया। ठीक है, अब फॉग और गॉफ यानी कि गॉफ किससे किसमें होगा। गॉफ होगा n से n में। गॉफ किससे किसमें होगा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लें। तो f n से y में है और g y से n में है। तो जो गॉफ बनेगा गॉफ का प्रांत n होगा और गॉफ का कर्सर भी n ही होगा। ठीक है, n से n में ही एक फलन बनेगा। ठीक है, क्योंकि a b और b a है तो a से a में ही तो होगा गॉफ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें फॉग की। ठीक है, फॉग अगर बना रहे हैं हम तो फॉग के लिए y रहेगा प्रांत और परिसर भी y ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अगर दिखा सकते हैं, अगर हम इसको ये दिखा पाए कि फॉग और गॉफ दोनों बराबर आ रहे हैं तो दोनों बराबर आने पे हमने एक शर्त लिखवाई थी, एक कंडीशन आपको लिखवाई थी कि फॉग और गॉफ यदि बराबर होते हैं तो दोनों एक दूसरे के यानी कि f और g आपस में एक दूसरे के इनवर्स बनते हैं। तो वहां से हम कह सकते हैं कि व्युत्क्रमणीय भी है और f इनवर्स भी निकाला जा सकता है। तो देखेंगे तो गॉफ ऑफ x निकाला हमने। गॉफ ऑफ x कितना आएगा g ऑफ fx। ठीक है, fx का मान कितना है 4x प्लस 3।
और जी परिभाषित है जो भी हो उसमें 3 माइनस करेंगे बटे 4 कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी हो यानी कि 4x प्लस 3 में से 3 घटाया बटे 4 किया तो सबसे पहले 3 से 3 कटा, 4x प्लस 4 बटे 4 आया, 4 से 4 कटा, ये हो गया x, यानी कि x लेने पे x आ रहा है। ठीक है, तो ये है I ऑफ n, यानी कि नेचुरल नंबर में ही ये एक आइडेंटिटी है, तत्समक फलन है। ठीक है, अब ऐसे ही फॉग निकालते हैं। फॉग यानी कि y लेंगे क्योंकि ये y है। ठीक है, y से y में है फॉग, तो y लिया हमने, तो फॉग ऑफ y का मतलब ये बनेगा f ऑफ जी वाई। ठीक है, और जी वाई का मान कितना है, y माइनस 3, y माइनस 3 बटे 4। ठीक है, जी वाई का मान रख दिया हमने, ये रहा जी वाई का मान, ये निकाला हुआ है, ये मान रखा हमने। हम देखते हैं कि एफ फलन कहता है कि जो भी डोमेन, जो भी आपका प्रांत है उसमें 4 का गुणा करेंगे प्लस 3 करेंगे, है ना। तो जो भी है यानी कि y माइनस 3 बटे 4 में 4 का गुणा करेंगे हम और फिर प्लस 3 करेंगे, फिर प्लस 3, तो 4 से 4 कट गया, ये आया y माइनस 3 प्लस 3, अब 3 से 3 काट दिया, कितना आ गया y, यानी कि I ऑफ y। तो यहाँ से देखें हम कि गॉफ और फॉग दोनों ही आइडेंटिटी के बराबर आए, चाहे वो n में आई हो चाहे वो y में आई हो, तो गॉफ और फॉग दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब कि f व्युत्क्रमणीय यानी कि इन्वर्टिबल फलन है, यह सिद्ध हो गया। दूसरी बात कि f इनवर्स बराबर g होगा, यानी कि यदि हम f इनवर्स y निकालें तो वो g y के बराबर आएगा, और g y कितना है, y माइनस 3 बटे 4, y माइनस 3 बटे 4। तो यहाँ से f इनवर्स y बराबर कितना हो गया, y माइनस 3 बटे 4। ये दूसरा तरीका है। पहला मेथड एकाएकी और अच्छादक करते हुए हम लेके आए, और दूसरा मेथड है सीधे गॉफ और फॉग का मान निकाला, वो आई के बराबर आया, यानी कि तत्समक अवयव आते हैं, सॉरी फलन बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, और व्युत्क्रमणीय फलन होगा तो f इनवर्स बराबर g या g इनवर्स बराबर f। तो यहाँ पे f इनवर्स निकाला है तो f इनवर्स बराबर g किया, f इनवर्स y बराबर gy हो गया, तो gy का मान हमने पहले ही निकाल रखा है, वो यहाँ पे रख दिया, तो f इनवर्स y का मान भी हमारा आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे, और आप लोग सब इसी तरीके से पढ़ते रहिए। जो भी चीज़ समझ में ना आए तो वो पूछ लीजिए, लेकिन कंटिन्यू में पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।